हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मिस्टर गिरिराज यादव और हम आज पढ़ेंगे आरबीएससी जो 10th में जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें टॉपिक है 5। प्रेजेंट टाइम में 4-5 टॉपिक हैं या 7 टॉपिक हैं। एक बार मैं नाम लिख देता हूँ। ग्रामर, इसमें आपके टेंस हैं और वॉइस हैं, स्पीच है, कंजक्शन है, और एक्यूशन है, और फ्रेमिंग क्वेश्चन है। और एक टॉपिक और है, फिलहाल के बारे में चर्चा करते हैं और टेंस को शुरू करते हैं। जहाँ तक टेंस की बात है, टेंस में जो है बोर्ड वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रिक्त स्थान भरने वाली बात है। जब तक आपको ये पता नहीं है टेंस को कैसे भरा जाता है, उसका बेसिक नॉलेज क्या है, तब तक कोई संभावना नहीं है भरने की। तो टेंस के जो मुख्य रूल है, जो प्रकार है, उसको हम पहले चर्चा करेंगे। टेंस से बोलते हैं काल को। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, और थर्ड है फ्यूचर टेंस। इनको हिंदी में बोलते हैं क्रमानुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इनके एक के 4 भाग हो जाते हैं। जैसे कि पहला है सिंपल, दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो एक के प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 होते हैं। प्रेजेंट के भाग 4 हो गए। वैसे ही पास्ट के हैं सिंपल, पास्ट का कंटिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर का सिंपल है, फ्यूचर का कंटिन्यूस है, फ्यूचर का परफेक्ट है और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में हम पूरे 12 ही पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत फर्स्ट टेंस से की जाएगी, प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल की टेंस क्या है, कैसे है, को कैसे भरा जाता है, उनकी जो पकड़ होती है वो टेंस में बहुत कम पाई जाती है। ऐसा भी है और ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि हम इस चीज़ को बेसिक से ले रहे हैं। क्योंकि टेंस के बिना और जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए हम पढ़ रहे हैं, अब आज शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका यूज क्या है, पेपर में कैसे पूछा जाता है, या हमको इसको कैसे तैयार करना है, उसके सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसकी हिंदी की परिभाषा समझो एक बार कि हिंदी के वाक्यों में रुको, हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं और ता हूं आदि आते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है इन सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है। और प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट,
बहुवचन, कर्ता या संज्ञा जो भी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें कभी कभी हम एस या एस जोड़ देते हैं जब सब्जेक्ट ये हो, सिंगुलर हो। तो ही है, सी है, इट है, और सिंगुलर नाउन हो, यानी एक वचन सब्जेक्ट हो। दैट इज जैसे नाम है किसी का नाम भी हो सकता है, यानी एक वचन के साथ जो वर्ब है उसके साथ जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या एस का प्रयोग होता है। और फर्स्ट फॉर्म का ओनली यूज हो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। इसका जो पहला अफर्मेटिव सूत्र है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, साधारण। इसका जो सूत्र है वही आपके काम आएगा। सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट कर्ता, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता। इसके बाद आपको वर्ग की फर्स्ट फॉर्म अथवा जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या एस का प्रयोग करना है। ये निर्भर करता है, अगर आपके साथ सब्जेक्ट इनमें से आता है तो फर्स्ट का यूज करना है, और इनमें से आता है तो इसका यूज करना है। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि ये हो गया आपकी वर्ब यानी कि क्रिया। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है। इंग्लिश इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे राम है, राम पत्र लिखता है। एक सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस। इसमें राम सब्जेक्ट है, पत्र ऑब्जेक्ट है और ये क्रिया है। इसमें राम जो है सिंगुलर है और ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब, ये वर्ब है। तो राम इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट करता राम है, राम लिखो आप यहाँ पर, राम लिख दो। राम एक वचन है, एक वचन की मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर जो वर्ब है, जो फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो लिखना बोलते राइट फर्स्ट फॉर्म होती है। अब ये सब्जेक्ट एक वचन आ गया तो जो वर्ब है उसमें आपको एस का प्रयोग करते हैं, और आप किसका ये बचता है ऑब्जेक्ट यानी कि ए लेटर। एग्जाम्पल दूसरा भी है, जैसे वे पत्र लिखते हैं, ये है। इसमें आपका सब्जेक्ट वे हो गया यानी प्लूरल हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब वैसे के वैसे ही है। अगर यहाँ पर आएगा दे के साथ आपको वर्ब लगानी है बस फॉर्म यानी कि राइट। तो समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये और ये ऑब्जेक्ट है। हिंदी के अकॉर्डिंग जो है राम पत्र लिखता है तो राम इसमें सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग हो रहा है, और ये लेटर ऑब्जेक्ट है। अगर ये राम की जगह नाम आ गया, किसी का सिंगुलर आ गया, ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, तो वहाँ पर आपको वर्ब जो उसमें एस का प्रयोग करना है। और प्लूरल जो नाउन हो गई, आई है, वी है, यू है, दे है, उनके साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो दे के साथ मैंने फर्स्ट का यूज़ किया है, लेटर ऑब्जेक्ट है। अब इसकी चर्चा आगे करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकंड है आपका नेगेटिव नहीं नकारात्मक वाक्य। इसमें आपको डू और डज का यूज करना है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। डू का प्रयोग आपको आई के साथ करना है, वी के साथ करना है, यू के साथ करना है, दे के साथ करना है और प्लूरल के साथ करना है। रूल वही है जो चल रहा है, प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज। और ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन यानी सब्जेक्ट, वही एक वचन या बहुवचन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी भी वाक्य में नोट का यूज नहीं हो सकता, चाहे कोई सा भी वाक्य हो। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया कि सब्जेक्ट लिखना है आपको पहले, तो फिर आपको डू और डज का यूज करना है, फिर नॉट का यूज करना है, और फिर आपको वर्ब की फर्स्ट का यूज करना है।
और फिर आपको जो है ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ये वही आपका सब्जेक्ट है, वही करता है। ये हेल्पिंग वर्ब है टेंस की, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नोट हो गया, ये क्रिया हो गई, तो बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया के बिना कोई नोट नहीं लग सकता, इसलिए ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट है, कर्म हो गया। अब इसका वाक्य हो गया, इसे राम, वही वाला वाक्य, राम पत्र नहीं लिखता है। तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट का यूज करना है। अफर्मेटिव में तो सिंगुलर के साथ प्रयोग करते हैं, मतलब एस का, लेकिन यहाँ सभी के साथ लगानी है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि राम, अब राम, राम एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए आपको इनमें से डज का यूज करना है, फिर डज आ गया। फिर आपको नोट का यूज करना है अकॉर्डिंग टू। नोट से मतलब अगर नहीं दिया है, वाक्य में नहीं दे रखा है, मतलब नोट लगाना ही लगाना है फिर तो। और नोट का यूज बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है। इसके बाद आपकी आगे फर्स्ट फॉर्म लगानी है, राइट अ लेटर। ठीक है, ये आपका नेगेटिव वाक्य हो गया। जैसे और वाक्य हो, जैसे हम पाठ याद नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये वी हो गया, वी के साथ हम प्रयोग करेंगे। यहाँ वी है तो यहाँ डू लिख रहा है, डू का यूज होगा, यानी कि डू लगेगा। फिर आपको नोट लगाना है, नोट आ गया। इसके बाद आपको फर्स्ट का यूज करना है। अब याद करना इसमें मेन वर्ब है, याद करना मेन वर्ब होगी, तो यहाँ बोलेंगे अब लर्न, ये फर्स्ट फॉर्म में, इसमें एस नहीं लगाना है, यानी कहीं भी नहीं लगाना है एस, तो लर्न ए लेसन। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। तीसरा प्रकार हो गया इंट्रोगेटिव का, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनते हैं। एक तो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य, दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, डू डज, डू और डज का आपको यूज आगे करना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट का यूज करना है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। इसका प्रयोग आपको क्या के लिए करना है, इसका अनुवाद क्या से आरंभ होगा, मेन इसका वाक्य जो बढ़ेंगे अपन, वो कैसे बढ़ेंगे अपन, क्या राम पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, तो इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया, क्या राम पत्र लिखता है। तो आपको इस क्या के लिए ये डू डज का यूज होगा, अलग से नहीं होगा। राम तो नंबर 2 पर है, सब्जेक्ट है, ये एक वचन हो गया, इसके अनुसार आपको डू का डज का यूज करना है, ये डज आ गया, तो डज राम। फिर आपके पास फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, राइट है लेटर, इंट्रोगेटिव चिन्ह लग गया आपके सामने। तो आपको इस क्या वर्ड के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, डू डज का यूज करना है। अगर कर्ता एक वचन होता है तो डज का प्रयोग करोगे आप, और अगर सिंगुलर है और प्लूरल है तो डू का यूज करोगे। जैसे कि क्या तुम पाठ पढ़ते हो, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इस तुम के लिए तो यू आ गया, और यहाँ पर इसके लिए डू का यूज हो गया, डू यू। ठीक है, डू यू के बाद पढ़ना, रीड हो गया, रीड ए लेसन। तो ये इंट्रोगेटिव वाक्य में अगर आगे वाला वाक्य कैसे शुरू होता है ना, तब हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। थोड़ी जोड़ी लगते हैं, लेकिन वो बाद में चर्चा करेंगे उनके बारे में। अब है चौथा प्रकार का वाक्य, नेक्स्ट प्रकार है चौथा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। हिंदी में बोलेंगे इसको अपन प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, तो ज़्यादा बदलाव नहीं है, वही है, केवल नोट का यूज करना है। तो डू डज लगाना है नंबर 1 पर, तो
फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपको मैनुअल की फर्स्ट का यूज़ करना है, लेकिन नोट का यूज़ पहले करना है। तो नोट आ गया पहले, फिर वर्ड की फर्स्ट का यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है और प्लस आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो क्या राम गांव नहीं जाता है, एक वाक्य हुआ। तो इसमें क्या भी है और नहीं भी है। इसका ये वाक्य हो गया चौथा प्रकार का, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों चीज इसमें हो गई। हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और नोट का यूज होगा। तो वही राम एक वचन हो गया, तो राम नंबर 2 पर लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्रमानुसार डू डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ डज अकॉर्डिंग टू इसके लगा है। नोट आएगा तो नोट लगेगा, सूत्र में दिएगा नोट। तो हेल्पिंग का यूज हो गया, फिर सब्जेक्ट आ गया और फिर नोट आ गया। फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, जाना, जाने को गो बोलते हैं, गो टू विलेज। ये और जैसे उदाहरण और भी है कि क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इसमें क्या भी है, हम भी है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, नोट है और प्ले वर्ब है आपकी। तो हम के लिए आपको वी का यूज़ करना है, वी आ गया, और यहाँ पर डू का यूज़ होगा, डू वी नोट। नोट के बाद वही फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्ले क्रिकेट। तो एक प्रकार से 4 सूत्र होते हैं, 4 प्रकार के वाक्य चलते हैं, सभी टेंस में चलते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पैटर्न। जो बोर्ड पूछ रहा है वो हिंदी के वाक्य नहीं पूछता, लेकिन हमको नॉलेज होना चाहिए कि 4 सूत्र चलते हैं, उसके अनुसार आपको उसमें फिलअप करना है खालिस्तान बोर्ड के पैटर्न के अनुसार।